नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अर्चना वशिष्ठ और आज हम पढ़ेंगे राइजोपस फंगस कवक राइजोपस के बारे में। इसकी वर्गीकृत स्थिति इस प्रकार है। डिवीज़न यूमाइकोटा, यूमाइकोटा यानी सेल वॉल इसमें पाई जाती है। मिक्सोमाइकोटा में सेल वॉल नहीं होती। तो यूमाइकोटा सेल वॉल वाली फंजाई हैं ये। जाइगोमाइकोटिना, जाइगोमाइकोटिना यानी ये चल बीजाणु इसमें अनुपस्थित होते हैं और जाइगोस्पोर का निर्माण होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा जाइगोमाइकोटिना। जाइगोट एक विशेष प्रकार का बीजाणु होता है, उसके नाम पर ये जाइगोमाइकोटिना है। और क्लास जाइगोमाइसिटीज़, जाइगोमाइकोटिना में 2 क्लासेस हैं, जाइगोमाइसिटीज़ तथा ट्राइकोमाइसिटीज़। तो जाइगोमाइसिटीज़ में सारे सैप्रोफिटिक फंगस हैं और स्थलीय फंगस हैं, जबकि ट्राइकोमाइसिटीज़ में आर्थ्रोपोडा के ऊपर पैरासाइट के रूप में होते हैं। यहाँ जाइगोमाइसिटीज़ के बाद म्यूकोरेल्स, म्यूकोरेल्स को ब्लैक मोल्ड भी कहते हैं। ये मृतोपजीवी होते हैं, भोजन मृत पादप जंतुओं आदि के ऊपर मृतोपजीवी के रूप में होते हैं। म्यूकोरेसी फैमिली, इसमें बीजाणुधानी में स्पष्ट स्तंभिका होती है, कॉल्यूमेला पाया जाता है। और राइजोपस जीनस, राइजोपस में को ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं और इसमें जो बीजाणुधानी धर होता है स्पोरेंजियोफोर, उसके जस्ट नीचे आधार पर राइजोइड्स पाए जाते हैं। तो ये विशेष लक्षण हुए राइजोपस के। अब राइजोपस का जो आवास है वो अधिकतर मृत कार्बनिक पदार्थों पर होता है और ये सर्वव्यापी है, सब जगह पाया जाता है, ओमनिवोरस और ओमनी प्रेजेंट। और इसकी लगभग 50 जातियाँ होती हैं जो मुख्यतः अचार पर, मिट्टी पर और भी जो सड़े गले पदार्थ हैं उन पर पाई जाती हैं। और प्रयोगशाला में भी ये बहुत अधिक कंटामिनेशन करता है, प्रयोगशाला का मुख्य संदूषक है। और कायिक संरचना इसकी आप इस तरह से देख रहे हो उसमें कि इसमें 3 स्टेजेस दिखा रखी हैं। एक बीजाणुधानी, डेवलपिंग यंग बीजाणुधानी, बीच में जो है मैच्योर बीजाणुधानी और उसके बाद जो है बीजाणुधानी में डेहिसेंस हो गया, विस्फोट हो गया है और सारे स्पोर्स बाहर निकल गए हैं। तो ये राइजोपस की संरचना है। तो राइजोपस का जो कवक जाल है उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। मूलाभास राइजोइड्स और स्टोलन, ये जो दोनों राइजोइड्स के बीच की जो संरचना को जोड़ती हुई जो स्ट्रक्चर है ये स्टोलन, और ये लंबी लंबी जो संरचना है बीजाणुधानी धर। तो 3 तरह की संरचना इसमें दिख रही हैं, राइजोइड्स, स्टोलन्स तथा बीजाणुधानी धर। तो राइजोपस का कवक जाल जो है वो 3 भागों में विभेदित होता है। इसका जो सेल है उसमें जो इसका माइसीलियम है उसमें पट नहीं पाए जाते। पट केवल विशेष परिस्थितियों में ही बनते हैं। तो संकोशिकीय थैलस है इसका और विभिन्न अनेक न्यूक्लियाई इसके अंदर पाई जाती हैं। और आगे का जो टिप वाला भाग है उसमें घना साइटोप्लाज्म होता है और पीछे की तरफ वैक्यूल्स बनती जाती हैं। ये बीजाणुधानी जनन, राइजोपस में जनन अलैंगिक प्रकार से और लैंगिक प्रकार से दोनों तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अलैंगिक प्रकार का जनन कैसे होता है। तो अलैंगिक प्रकार के जनन में ये जहाँ से राइजोइड्स निकलते हैं, स्टोलन एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, हवा में थोड़ा ऊपर उठता हुआ, और जहाँ सबस्ट्रेटम में आधार जहाँ से पोषण मिल रहा है वहाँ पर राइजोइड्स स्थापित करता है और ऊपर की तरफ गुच्छे में कई लंबे तंतु निकलते हैं इससे, उनको स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। तो ये जो लंबे तंतु हैं ऊपर उठकर इनके जो शीर्ष भाग है वो फूल जाता है और उसमें बहुत सारा साइटोप्लाज्म चला जाता है और बहुत सारी न्यूक्लियाई होते हैं। उसके बाद ये न्यूक्लियाई जो हैं
वो सिर्फ बाहर की तरफ, स्पोरेंजिया जो है बीजाणुधानी के बाहर की तरफ इकट्ठे हो जाते हैं सारे न्यूक्लियाई, और बीच वाला हिस्सा वो वैक्यूल हो जाती हैं, उसमें रिक्तिकाएँ हो जाती हैं। और फिर बीच वाला रिक्तिका वाला हिस्सा वो दोनों तरफ से ऐसे चिपक जाता है और एक चारों तरफ एक वॉल बन जाती है, दीवार बन जाती है। तो बाहर वाला हिस्सा अलग हो जाता है जहाँ न्यूक्लियाई हैं बहुत सारे, घना साइटोप्लाज्म है, और नीचे वाला हिस्सा कॉल्यूमेला के रूप में अलग हो जाता है जिसमें कम घना साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस भी कम है। अब बाहर वाला जो प्रोटोप्लाज्म है, आउटर जो मल्टी न्यूक्लिएट डेंसली साइटोप्लाज्मिक रीजन है, उसमें छोटे छोटे दरार बनने लग जाती हैं, क्लीवेज होने लग जाता है उसमें। और क्लीवेज के साथ साथ ही उस क्लीवेज के प्रोटोप्लाज्म के कुछ हिस्से हो जाते हैं, उसमें अनेक न्यूक्लियस हो जाते हैं। तो बहुकेंद्रकी खंड बन जाते हैं, और उन बहुकेंद्रकी खंडों के चारों तरफ फिर भित्ति का निर्माण हो जाता है और अचल बीजाणु होते हैं, एप्लानोस्पोर्स विकसित हो जाते हैं। ये अचल बीजाणु एक कोशिकीय होते हैं, बहुकेंद्रकी होते हैं और अंडाकार होते हैं या गोलाकार होते हैं। और इन अचल बीजाणु के जब परिपक्व होते हैं ये, तो बीजाणुधानी की भित्ति सूख जाती है और एकदम पतली हो जाती है, और थोड़े से भी कोई झटके से, कोई भी आघात से ये एकदम झड़ जाती है और फट जाती है, और इसके जो स्पोर्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं। और ये जो स्पोरेंजियोफोर है ये केवल ठूंठ की तरह खड़ा रहता है, और इसके जो बीजाणुधानी का जो भित्ति है वो नीचे लटक जाती है। तो एक छाते के समान ये लगता है, जो छड़ी के सहारे टिका हुआ है इस तरह से। और बीजाणु सारे एक्सपोज हो जाते हैं और हवा के द्वारा ये सब उड़ जाते हैं, और नए इनमें जर्म ट्यूब निकलते हैं और अंकुरण होता है और नए कवक जाल बना लेता है। तो इस प्रकार से अलैंगिक जनन द्वारा, बीजाणुधानी के द्वारा और अचल बीजाणु के द्वारा जनन होता है म्यूकर के अंदर, राइजोपस के अंदर। लैंगिक जनन। लैंगिक जनन राइजोपस में होमोथैलिक स्पीशीज़ भी हैं और हेटेरोथैलिक स्पीशीज़ भी हैं। यानी एक लैंगिक जनन के लिए एक ही थैलस से काम अगर चलता है, यानी प्लस और माइनस दो अलग स्ट्रेन की अलग थैलस की ज़रूरत नहीं होती, उसको होमोथैलिक थैलस कहते हैं। तो कुछ जातियों में होमोथैलिक तंतु मिलता है, जबकि कुछ जातियां ऐसी हैं जो हेटेरोथैलिक हैं, उसमें दो तंतु की आवश्यकता होती है। तो ये हेटेरोथैलिक राइजोपस जो स्टोलोनिफेर है वो हेटेरोथैलिक स्पीशीज़ है। इसमें दो थैलस, दो माइसीलियम होंगे, प्लस और माइनस स्ट्रेन के, वो दोनों पास पास आते हैं, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, और ये पास पास आने के साथ ही इनके तंतुओं में एक उभार होने लगता है दोनों की तरफ, और वो उभार बढ़ने लगता है, उसमें घना सारा साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है और पीछे की तरफ कम साइटोप्लाज्म रहता है। तो इस तरह का ये मुग्दर के आकार की जो संरचनाएं, जिनको प्रोगैमेटेंजिया कहते हैं, उसमें फिर एक पट का निर्माण हो जाता है, और पीछे वाला जो ये हिस्सा है ये सस्पेंसर कहलाता है, जो कि फूला हुआ हिस्सा होता है, और इसमें केंद्रक कम होते हैं और वैक्यूल्स ज़्यादा होती हैं। जबकि बाहर वाला, ऊपर वाला जो हिस्सा है, जो टर्मिनल हिस्सा है, शीर्ष जो हिस्सा है, वो गैमेटेंजिया कहलाता है, और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं और बहुत सारा घना साइटोप्लाज्म होता है। तो अब ये दोनों गैमेटेंजिया जो कि समान आकार की होती हैं, इनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, और इनके बीच की जो भित्ति है, जो दोनों गैमेटेंजिया पास पास आती हैं, एक दूसरे के संपर्क करती हैं, तो वो उनकी जो संपर्क भित्ति है वो घुल जाती है, और इस तरह से एक दोनों गैमेटेंजिया फ्यूज़ हो जाती हैं, और ये जो बड़ी सी स्ट्रक्चर बनती है इसको ज़ाइगोस्पोर कहते हैं। इसके अंदर दोनों के न्यूक्लियाई मिल जाते हैं, और प्लस और माइनस स्ट्रेन के न्यूक्लियाई आपस में पेयर बनाते हैं। तो इस तरह से ये पेयरिंग हो जाती है न्यूक्लियाई की,
और ये पेयर में फ्यूज़ हो जाते हैं प्लस और माइनस स्ट्रेन के। तो बहुत सारे न्यूक्लियाई यहाँ फ्यूज़ होके ज़ाइगोस्पोर बनाते हैं, विशेष ये बीजाणु ज़ाइगोस्पोर, जो कि ज़ाइगोमाइसिटीज़ में ही मिलता है। तो यहाँ जो गैमीट हैं, गैमीटेंजिया के अंदर जो गैमीट बने, तो वो बहुत सारे जो गैमीट हैं वो एक तरह से ये जो संकोशिक युग्मक कह सकते हैं इसको, सीनोगैमीट बनते हैं। ये जो पूरी युग्मक धानी है उसमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं और ये सारी युग्मक धानी ही फ्यूज़ हो जाती है। और युग्मक धानियों के फ्यूज़ होने के बाद युग्मक धानी के अंदर बहुत सारे जो न्यूक्लियस हैं वो पेयर में उनका फ्यूज़न होता है। इस तरह से ज़ाइगोस्पोर का निर्माण होता है और ज़ाइगोस्पोर बढ़ता रहता है और ग्रो करता रहता है और इसके चारों तरफ मोटी भित्ति का आवरण हो जाता है और कई दिनों तक ये ग्रोथ इसकी चलती रहती है। 8-10 दिनों तक ये ग्रो करते रहते हैं और भित्ति का निर्माण होता रहता है और भित्ति के ऊपर ये वार्ट जैसी संरचना बन जाती है, मत्स्य जैसी उभरी हुई सी संरचना होती है और ये फिर सुप्तावस्था में चला जाता है। 5 से 10 महीने तक ये जो ज़ाइगोस्पोर है, युग्माणु जिसको कहते हैं, ये सुप्तावस्था में रहता है और उसके बाद इसमें अंकुरण होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है होमोथैलिक जाति में। होमोथैलिक जाति में एक ही थैलस है, उसी से 2 तंतु एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और वो गैमीटेंजिया बनाते हैं और उन्हीं गैमीटेंजियो में फ्यूज़न हो जाता है और ज़ाइगोस्पोर का निर्माण होता है। यहाँ 2 थैलस की ज़रूरत नहीं होती होमोथैलिक स्पीशीज़ में, जैसे राइजोपस सेक्सुअलिस में। अब इसका ज़ाइगोस्पोर का सुषुप्तावस्था ख़त्म होने के बाद 5-10 महीने के बाद इसमें अंकुरण शुरू होता है। तो अंकुरण शुरू होने से पहले इसमें मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्योंकि सारे ये पेयर में बहुत सारे न्यूक्लियाई यहाँ फ्यूज़ हुए थे, तो बहुत सारे डिप्लॉयड न्यूक्लियस होते हैं और सभी न्यूक्लियस में फिर मियोटिक डिवीज़न होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है और बहुत सारे न्यूक्लियाई इस प्रकार बन जाते हैं। और जो मैच्योर ज़ाइगोस्पोर है फिर उसकी भित्ति एक जगह से क्रैक हो जाती है और वहाँ से फिर एक ट्यूब के रूप में जो स्पोरेंजियोफोर निकलता है, इसको ज़ाइगोस्पोरेंजियम कहते हैं। ज़ाइगोस्पोरेंजियोफोर निकलता है और इसके ऊपर एक वेसिकल बन जाती है। तो ज़ाइगोस्पोर से तुरंत ही पूरा माइसीलियम नहीं बनता, जबकि केवल जर्म ट्यूब निकलती है और उसके ऊपर एक स्पोरेंजिया का निर्माण हो जाता है। जिस तरह से कि अलैंगिक जनन में स्पोरेंजिया का निर्माण हुआ था, बिल्कुल उसी तरीके से स्पोरेंजिया का निर्माण होता है। कॉल्यूमेला भी बनता है इसमें और उसी तरीके से जो बाहर की तरफ जो स्पोरेंजिया की दीवार है वो फट जाती है और उसमें से मियोस्पोर्स बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि ये मियोटिक डिवीज़न के बाद बने हैं। और ये हैप्लॉइड स्पोर्स, इनका जर्मिनेशन होता है फिर पूरा कवक जाल बन जाता है। कवक जाल उसी तरीके से 3 भागों में बटा हुआ, यानी राइजोइड्स, स्टोलन और स्पोरेंजियोफोर। तो इस प्रकार से राइजोपस की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। तो राइजोपस की लाइफ साइकिल में सिर्फ जो ज़ाइगोस्पोर है वो ही डिप्लॉयड स्टेज है, बाकी सारा ये हैप्लॉइड स्टेज है। तो इस तरह की लाइफ साइकिल को हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। थैंक यू।